एक निर्दल प्रत्याशी 20 लाख मतदाताओं तक 14 दिन में अपना चुनाव चिन्ह, जैसे मुझे माचिस मिला है, मैं माचिस का चुनाव चिन्ह 14 दिन में 20 लाख मतदाताओं के पास कैसे पहुंचा सकता हूं, सोचिए से। तो भदोही की जनता को और माताओं को ये कहना है मेरा कि भाजपा को एक कड़ा संदेश दीजिए। भाजपा को तो बूथों पे इतना हराइए, कहीं कहीं शून्य मत मिले, भाजपा का जमानत जब्त कराएं। प्रथम न्याय, जैसे कि लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है और जो है 78 लोकसभा भदोही में इसमें मौजूद है। हमारे साथ में है डॉक्टर श्यामधर तिवारी जी, जो कि सत्यमेव जयते के नाम से जाने जाते हैं। सेवानिवृत्त आयकर विभाग में नौकरी कर चुके हैं, वो स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हुए। हम उनसे बातचीत करेंगे। वो यहाँ भदोही लोकसभा से प्रत्याशी हैं, क्या विजन है उनके और क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रथम न्याय में। सत्यमेव जयते साथियों। जैसा कि सर आप यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो सर क्या विजन है। भारत एक महान देश है, भारत की महान परंपरा है। यहाँ ज्ञान की, त्याग की, बलिदान की, सेवा के अनेक महापुरुषों ने अपने जीवन और व्यक्तित्व से उदाहरण रखा है। भारत आज धरती का सबसे बड़ा देश है। हमारे यहाँ 140 करोड़ भाई साथी हैं, बहनें हैं, माताएं हैं। इन सबका जीवन अच्छा कैसे होगा, तो इसके लिए दो बातों की आवश्यकता है जिनका मेल होना चाहिए। एक है विचार, जो पहले से है हमारे देश में। दूसरा है कर्म, जो हमारे देश में बहुत कम है। इनका नेतृत्व करने का दायित्व नेताओं पर है और उसे क्रियान्वित करने का कार्य अधिकारियों पर होता है। 25 वर्ष राजकीय सेवा में रह करके ऐसा अनुभव करता हूँ कि हमारे नेता इतने बड़े देश को चलाने और बढ़ाने के लिए जिस चरित्र की और परिश्रम की आवश्यकता होती है, वह उनमें बहुत कम है। अधिकांश नेता और पार्टियाँ अपने स्वार्थ के लिए, हित के लिए, सत्ता में रहने के लिए कार्य करते हैं। थोड़ा बहुत जनता का मत लेने के लिए उसमें छौंक लगाते रहते हैं। तो हम भदोही के इस लोकसभा क्षेत्र के माध्यम से जनता का सहयोग लेकर, आशीर्वाद पाकर भारत की संसद में पहुंचेंगे और उन ढेर सारी बातों को, प्रस्ताव, संकल्प और निजी विधेयकों के माध्यम से भारत को आगे बढ़ाने के लिए संसद में रखना चाहते हैं, जिस पर भारत के सभी क्षेत्रों से आने वाले सांसद विचार करें, सरकारें काम करें। ऐसी हमारी दृष्टि है और इसीलिए हमने डिप्टी कमिश्नर की नौकरी छोड़ करके और यहाँ से लोकसभा चुनाव में, अपना क्षेत्र है भदोही, वहाँ आया हूँ और यहाँ से भारत की संसद में पहुँचना चाहता हूँ, जहाँ हमें उन बातों को संभव करना है जो अभी हमारे देश में आवश्यकताएं हैं, किंतु वो कहीं दिखती नहीं नेताओं के कार्य विजन में। जैसा कि सर आप भारतीय जनता पार्टी के दावेदार प्रत्याशी थे, भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, आप अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का मूड बना लिया है, तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे। देखिए, हम जब सेवा छोड़कर आए थे तो स्वतंत्र ही चल रहे थे। 2007 में हमने सत्यमेव जयते ट्रस्ट की स्थापना की थी और आर्यावर्ती सत्यमेव जयते अभियान के अंतर्गत हम लोगों ने वाराणसी में 3 मई 2023 को निश्चय किया था कि भदोही लोकसभा चुनाव में आएंगे। काशी से प्रयाग के मध्य भ्रमण करते हुए विगत 1 वर्षों में हम लोगों ने भदोही लोकसभा क्षेत्र के लगभग 600-700 गाँव में भ्रमण किया है। कुल 986 ग्राम पंचायतें, कुछ गाँव भी रह गए हैं। तो हमारा स्वतंत्र ही चलने का निश्चय था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी इस समय भ्रष्टाचार को सबसे अधिक संरक्षण दे रही है। क्षेत्र के लोगों के आग्रह पर कि भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद की बात करती है और धर्म का नाम लेती है, वह हमारे हृदय का विषय है। इन बातों में भारतीय जनता पार्टी से हमारी समानता है। मैं संघ का स्वयं सेवक रहा हूँ, इसलिए जनता के आग्रह पर जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 4 महीनों में भ्रमण के पश्चात जो लोग संपर्क में आए, उनके आग्रह पर यहाँ बैठक हुई और यह निश्चय हुआ कि भारतीय जनता पार्टी और आप में विरोध न हो तो यह क्षेत्र के लिए भला होगा, अच्छा होगा। और इसलिए अपनी भावनाओं को हमने पीछे करते हुए, जनता की भावनाओं को साथ में लेते हुए, दोनों का मेल करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने टिकट का आवेदन किया था। ये बात सही है। परंतु जैसे जैसे हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में आए और हमने ये देखा कि वाराणसी जिला, क्षेत्र, प्रदेश और देश में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के भी जो पदाधिकारी हैं, वो इस बात को बार बार कहते हैं कि आप तो ईमानदार अधिकारी रहे हैं, आप चुनाव कहाँ से लड़ पाएंगे। चुनाव में तो हर कार्य में लाखों और करोड़ों खर्च होते हैं, ये आपके पास कहाँ से आएगा। हमने कहा कि ईमानदार का अर्थ दरिद्र नहीं होता है। पहले तो एक बात ये ध्यान रखें, सांसद से अधिक वेतन डिप्टी कमिश्नर ग्रुप में मैं पाता था। दूसरी बात कि कोई व्यक्ति, कोई नेता जब अपने
से पैसा लूटता है, जनता को धोखा छल कपट दे करके, और जुटाता है पैसा, और चुनाव में उस पैसे के बल पर जीतता है और जाता है संसद में तो कुछ कर नहीं पाता है। इसका दूसरा रूप भी है जो भारत में आएगा, आकर रहेगा, जो मैं भारतीय जनता पार्टी को सीधे संदेश दे रहा हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से। मैंने उन अध्यक्ष महोदय को उसी समय ये कहा था कि ईमानदारी की और सत्य का तप ऐसा होता है कि परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नहीं। हमने ईमानदारी से 25 वर्ष की सेवा की है, जिसमें भदोही क्षेत्र के हजारों लोग आते हैं, तो उनके घर, उनके वाहन, उनकी बुद्धि, उनके संपर्क, ये सब हमारे साथ हैं, जो किसी भ्रष्ट नेता के साथ नहीं होते हैं। भ्रष्ट नेता के साथ उतने ही लोग चलते हैं जितना वो पैसा फेंकता है, जैसे उसका पैसा समाप्त वहीं उसका प्रभाव समाप्त। तो हम ये सिद्ध करना चाहते हैं भारत में कि यदि आचार्य मुंडक ने, मुंडकोपनिषद में कहा है सत्यम जयति नानृतम, तो सत्य का जीवन जिया है। और जब प्राण का भी आघात रहा हो, मृत्यु सामने खड़ी हो, तब भी हमने राजकीय सेवा में कभी पीछे अपने पैर नहीं लिए और आगे सत्य को ही स्थापित किया है। उन स्थानों पर, उन सीमाओं पर जहाँ की कभी सरकार को 30 वर्षों में 1 रुपये कर नहीं प्राप्त हुआ है, वहाँ हमने सैकड़ों करोड़ रुपए राजस्व वसूल कर दिया है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा है नरैनी, 1974 में वहाँ चेक पोस्ट बनी थी। 2005-06 में मैं वहाँ गया था, कागज़ उठा के देखेंगे बालू पर आपको 1 रुपये कर वहाँ नहीं मिलेगा। और 2005 और 6 के वर्ष में सैकड़ों करोड़ रुपए हमने वसूल करके वहाँ दिया था। वहाँ उस समय ठोकिया गिरोह रहता था दस्यु का। ऐसे अनेक लोगों ने आक्रमण करने के, कुचलने के, मारने के प्रयास किए, लेकिन मैं जानता हूँ राम की शक्ति है, उनकी इच्छा है तो मैं यहाँ हूँ, उनकी इच्छा जहाँ होगी मैं वहाँ चला जाऊँगा। तो भारतीय जनता पार्टी मुख्य रूप से चूँकि सत्ता में है, देश में भी और प्रदेश में, तो मुझे ये कहना कि मेरे लिए देश सबसे ऊपर है, प्रिय है, धर्म मुझे सिर पर है, उसके आगे मैं नतमस्तक हूँ। लेकिन कोई पार्टी और कोई व्यक्ति तीसरे और चौथे पायदान पर ही आ सकता है हमारे लिए। यदि वह मूल्य पर है, मार्ग पर है, मानवता पर है, तो मैं नतमस्तक होऊंगा, उसका सहयोग करूंगा, सेवा करूंगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो मेरा मार्ग स्वतंत्र है। मैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का जो संदेश था, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, इसे हम लेकर रहेंगे। बहुत पीड़ा होती है, 25 वर्षों में कार्यालयों में देखा है। और मैं भदोही की जनता को कहना चाहता हूँ, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों और जो सबसे बड़े नेता हैं देश के, और उनके नीचे और जितने भी आप गिन लें छोटे बड़े, इनमें वह क्षमता नहीं है, वह बहुत कमतर हैं। देश को जो चाहिए चरित्र भारत को, वह नरेंद्र मोदी से और विशाल विराट चाहिए, जिसके अपना कोई एजेंडा न हो। वो मिट्टी में मिलने को तैयार हो, सादे कपड़े में रहने को, सादा भोजन करने को, प्रचार से दूर हो, खेतों में, गांव में, लोगों के मन में, हृदय में रहने को, काम करने को तैयार हो। वह केवल ऋषि पुत्र ही हो सकता है, जिसके मन में प्रतिभा हो, चरित्र हो। ऐसा मैं समझता हूं कि अभी तो आरंभ हुआ है भारत का। नरेंद्र मोदी जी उसके पहले पायदान हैं, अंतिम पायदान नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी को और भदोही के लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं ना उन्होंने कैसे निर्णय किया है। आप भदोही का उदाहरण लें, उन्होंने कैसे व्यक्ति को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसलिए बनाया है कि वो 25 करोड़ रुपए दे सकता था, खर्च कर सकता था। ये जनता में बात है, ये पार्टी और नेता उनके कर हैं, पुराने उनके पदाधिकारी कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो प्रश्न ये है कि मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ, और भदोही की जनता को ये समझना है कि जो व्यक्ति 25 करोड़ रुपए खर्च करेगा चुनाव में, वह डंका पीटता हुआ आएगा कि अब मैं तुम्हें लूटूंगा। भदोही के 20 लाख तो मतदाता हैं, उनके पीछे और परिवारजन हैं, उनको लूटा जाएगा। नरेंद्र मोदी कभी अगर प्रश्न उठाए हों कि उत्तर प्रदेश में या भारत में, वो अपने कार्यालय का काम छोड़ करके, प्रधानमंत्री का कार्य छोड़ करके पूरे भारत में उड़ रहे हैं। क्यों? उनको सत्ता में रहने का शौक है, प्राथमिकता है। ऐसा किसी प्रधानमंत्री ने कभी किया क्या? नहीं किया। प्रचार पहले भी होते थे। तो उनको सत्ता का, मीडिया का, ये उनकी समस्या है, ये उनकी सीमा है। जैसे भदोही की जनता आपको आशीर्वाद देती है और चुनती है, तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता भदोही की जनता की क्या होगी सर? सबसे पहले जितनी तहसीलें हैं, जितने थाने हैं और सरकारी कार्यालय हैं, भ्रष्टाचार जीरो, वहाँ मेरा सत्याग्रह होगा, आग्रह होगा, अधिकारियों को सहयोग होगा। लेकिन ये स्वीकार नहीं होगा कि कोई भी दल हो, कोई भी नेता हो, कोई भी अधिकारी हो, हमारी भदोही की जनता का, बेटे के, भाई का, चाचा का, किसी का भी शोषण कर सके। हम इसको दिखाएंगे। जैसे सरदार पटेल ने बारडोली में सत्याग्रह किया था, खेड़ा तहसील में, गुजरात में, जहाँ से आते हैं प्रधानमंत्री जी, मैं वैसा यहाँ करके दिखाऊंगा कि हंडिया में, औराई में, भदोही में, ज्ञानपुर में भ्रष्टाचार को
असंभव बनाने का कार्य करेंगे, जिसमें मुझे विश्वास है कि मैं एक सांसद के रूप में 50 पैसे तक सफलता पाऊंगा। चूँकि इन नेताओं को दूसरी पार्टियों का, सरकारों का मेरी सरकार नहीं है, मैं तो एक निर्दलीय सांसद ही रहूँगा। उस दम पर मैं 50 पैसे इसको कम कर दूंगा। ये मेरे 25 वर्षों का अनुभव है, ये संभव होगा। यहाँ जो अधिकारी काम करते हैं वरिष्ठता क्रम हमसे नीचे ही आएंगे, तो उनके स्तर पर काम करने, बात करने का अनुभव है मुझे। तो पहला काम तो ये हम करेंगे। दूसरा काम, लोगों का पोषण स्तर कैसे बढ़े, उसके लिए हम 11 विकास खंडों में लाखों की संख्या में ऐसे पौधे लगवाएंगे, फल के, फूल के, शाक के, औषधि के, कि हमारे जो बच्चे रूखा सूखा खाते हैं, 5 किलो राशन दे करके जनता के टैक्स के पैसे से प्रधानमंत्री जी अपने को लगता है कि बहुत बड़ी सेवा देश की कर रहे हैं। वास्तव में उन्होंने जनता को काहिल बनाया है। यह 80 करोड़ लोगों को राशन देना यह उसी प्रकार से गलत है जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने संसद में खड़े होकर के कहा था कि मनरेगा की योजना कांग्रेस के 60 वर्षों की असफलता का स्मारक है। वैसे ही 80 करोड़ लोगों को कोरोना के बाद राशन देना ये प्रधानमंत्री मोदी जी की वोट बटोरने के लिए घूस देने की ये प्रवृत्ति है, जिसको जनता टैक्स से पैसा देती है। करना क्या चाहिए था प्रधानमंत्री को? जो 100 रुपये का राशन 30 दिन में दे रहे हैं, यदि प्रधानमंत्री जी राजधानी में बैठते हैं, सब साधन सुविधा अधिकार लेकर बैठते हैं, तो उनकी नींद उड़नी चाहिए कि कैसे 80 करोड़ लोगों में से 8 करोड़ लोग भी नहीं निकले जो 500 रुपये प्रति दिन कमा सकें। ये हमारी चिंता होगी कि भारत के एक एक गांव का, भदोही के एक एक गांव का ब्लूप्रिंट बनाएंगे, जो 2047 15 अगस्त को आधुनिक भारत का रूप होगा। समुद्र तल से के गांव का एक एक गांव में किसानों की सहायता के लिए 2 BSc के लड़के, गांव में जो लोग घर बनाते हैं, पैसा अपना लगाते हैं, उनके घर बेढप बनते हैं, उनके लिए 2 BArc के लड़के पूरी रचना करेंगे। जैसे रचना किया था महात्मा गांधी ने, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, सरदार पटेल ने, भीमराव अंबेडकर ने, उस कड़ी को आधुनिक युग में रचेंगे 24 घंटे में। ये नहीं दिखाएंगे, कहेंगे कि 18 घंटे काम करें, 12 घंटे भी पर्याप्त हैं। हमारे विद्यालयों में, हमारे कार्यालयों में ध्यान विधि को अपनाया जाएगा, जो भारत की संपदा है, हमारे ऋषियों की संपदा है। इस सरकार में योग केवल दिखावे के लिए है, वोट बटोरने के लिए है। योग हमारे विद्यालयों में, हमारे जीवन में, हमारे शिक्षा में आएगा। इतनी कोर्ट कचहरियों में जो 20 वर्ष मुकदमा लड़ रहे हैं, उनके जीवन का समय कौन लौटाएगा? यदि कोई भी, मैं अनुरोध करता हूं दोनों पक्षों से, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, सरकारों से और इधर अपनी जनता से भी, जिसका 10 वर्षों में शोषण हुआ है, किसी भी सरकारी कार्यालय में घुस देना पड़ा या उनका काम समय में नहीं हुआ है, मैं अनुरोध करता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट बहुमूल्य मत दें। आप केवल एक मत श्यामधर तिवारी को देकर के देखें, अकेला एक व्यक्ति भारत की संसद में कितने परिवर्तन का कारण बनेगा। तो मैं जनता को यह संदेश देता हूं कि न श्यामधर, न नरेंद्र मोदी, न कोई और लोकल प्रत्याशी या बाहर का प्रत्याशी, आप देखें सबसे पहले सत्य को, कर्म को, बुलाएं सबको। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जहां बुलाएं, मैं उनसे डिबेट करने को तैयार हूं। मेरी 8 विश्वविद्यालयों से शिक्षा है, 25 वर्ष तब किया है और 25 वर्ष सेवा किया है, सीखा समझा है, अपने शास्त्र ज्ञान परंपरा को जीता हूं, तो उसके बल पर कह सकता हूं सब कुछ संभव है। आज आप इस बात का स्मरण करें, इसी देश में भगवान राम का हम लोग नाम ले रहे हैं, उनके पितामह के पितामह के पितामह और पीढ़ी में पहले सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए थे। प्रधानमंत्री जी ने नवसारी के सांसद CR पाटिल को भेजा था अग्रदूत के रूप में, काशी का स्मशान घाट साफ करने, नहीं कर पाए। वह घाट साफ किया है डॉक्टर श्यामधर तिवारी सत्यमेव जयते ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं ने। प्रमाण आपको चाहिए तो 20 अप्रैल 2015 अमर उजाला का पूरा फ्रंट पेज देखें। लेकिन हम लोग नाम के लिए नहीं गए। लोग कई आई CSR कंपनियां कि करोड़ों रुपए का आपको CSR देंगे, बस आप अपनी प्रोफाइल दीजिए। हमने कहा जरूरत नहीं, मैं अधिकारी हूं, वेतन मिलता है, आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री जी को या तो चीज़ों की सही पता नहीं होता या अपने ढंग से ही वो लेते हैं। सर, जिस तरीके से युवा बेरोजगार है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं युवाओं के लिए शिक्षा की जो विधि है, इसमें आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। तत्काल जो मैं कर सकूंगा उसको तो पहले इसी आश्रम में, इसी केंद्र में एक हम प्रशिक्षण केंद्र खोलेंगे, जिसमें युवाओं को 4-5 प्रकार का प्रशिक्षण देंगे। उनके स्वास्थ्य का प्रशिक्षण, समय का प्रबंधन, उनको तकनीकी प्रशिक्षण जो हमारे संसाधनों में संभव होगा, ये तो होगा स्थानीय और सीमित रूप में। हम उन प्रस्तावों को प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे जो आधुनिक शिक्षा नीति लाई गई है और जो फिर कागजी है, व्यवहार में नहीं है। हमारा जो विद्यालय है, विद्यार्थी है, शिक्षा से ही सरकार पाठ्यक्रम निश्चित करती है, पढ़ाती है, डिग्री वही देती है और फिर कहती है अब जाओ खोजो अपना काम। यह गलत है। या तो जनता को छोड़ दीजिए कि सरकारी पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं, अपना हुनर लेकर के आओ और जहाँ पद हैं, कार्य हैं, वहाँ परीक्षा दे करके सफल हो,
तो एक विधि हुई जिसमें उसके माँ बाप का पैसा नहीं जाएगा विद्यार्थी के। दूसरी विधि यह है कि पढ़ाते यदि हम हैं तो हम अपने पाठ्यक्रमों का परीक्षण इस प्रकार से करें कि उनकी उपयोगिता हो जीवन में। जैसे जितना हम लोग पढ़ते चले जाते हैं, BA, MA, PhD, LLB आदि आदि करते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, काम नहीं मिलता है। तो क्या करना चाहिए, हम अपने जीवन का रिसर्च करें कि किन किन बातों की आवश्यकता है समाज को, भूख क्या है समाज की, आवश्यकता क्या है। तो हम शिक्षा में सीधे ये प्रस्ताव रखेंगे कि 10% लोगों को कृषि पढ़ाई जाए, 10% लोगों को प्रबंधन पढ़ाया जाए, 10% लोगों को तकनीकी शिक्षा में लाया जाए। एक मोटा आंकड़ा दे रहा हूँ, ये हम हाई स्कूल तक सबको एक समान पढ़ाई देंगे। उसके बाद धीरे धीरे उनकी जैसी रुचि है ITI में, पॉलिटेक्निक, ये कॉलेज अधिक खोले जाएं। बजाय BA में कराने के, चीन ने हमारे बाज़ारों को पाट रखा है, हमारे ये जो युवा बेरोजगार हैं हम पाट सकते हैं। तो ऐसे में हम लोग अपनी शिक्षा में परिवर्तन को और उसको कार्य से जोड़ने का प्रावधान लेकर आएंगे। जैसे भदोही में मैं उन प्रधानों के साथ और भदोही के उन समर्थ लोगों के साथ अपना समय लगाऊंगा, बिताऊंगा और उन संसाधनों को इंटरफेस करूंगा और ये दिखाऊंगा कि कुछ कुछ गांव में ये मॉडल खड़ा किया जा सकता है कि यदि किसी गांव में 2000 लोग रहते हैं, 400 परिवार हुए, 100 लोग अपनी व्यवसाय कर लेते हैं नौकरी से या व्यवसाय से, 100 लोग अति निर्धन होते हैं, वो किसी भी जात के हो सकते हैं, उनके पास घर नहीं है या दवाई नहीं है या पढ़ाई नहीं है आदि आदि बातें। 200 लोग ऐसे होते हैं कि वर्ष के 6 माह 8 माह उनके पास काम है, खेती है, पशु हैं, बाग है, और 4 महीने 6 महीने उनके पास भी काम नहीं है। तो हमको अपने गांव में जो वहाँ विद्यालय चले, इंटर कॉलेज, वहाँ जो पढ़ाई होती है, वहाँ मान लीजिए कृषि की पढ़ाई है, तो हम किसानों को 2000 रुपये देने की बजाय हम ये चाहेंगे, ये प्रस्ताव रखेंगे भारत की संसद में कि प्रत्येक जो किसान है, पसीने में, गर्मी में, ठंडक में उसके हड्डियां कांप रही हैं, उसको ये करें कि आप कृषि के आधुनिक उपकरण दीजिए। अमेरिका, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल में छोटे छोटे उपकरण हैं, हमारे खेत छोटे हैं, छोटे छोटे कृषि उपकरण किसानों को अपने ही गांव में निःशुल्क उपलब्ध हों, ये हमारा प्रस्ताव होगा संसद में। किसानों को हम ऐसे 2 कृषि विशेषज्ञ देंगे जो कम से कम BSc एग्रीकल्चर में पढ़े लड़के होंगे। गाँव में जो लोग नहीं रहते हैं, जैसे हम लोग नौकरी करते रहे, हमारा खेत सामान्य ढंग से जैसे जुताई बुआई हो गया, कृषि का क्या कार्यक्रम होना चाहिए किसी गांव में, पूरे गांव में डिस्प्ले कराएंगे, भदोही में कराएंगे, हजारों गांव में संभव कर देंगे 5 वर्षों में। प्रत्येक गांव में ये लिखा होगा इस गांव में कितने व्यक्ति रहते हैं, ये डिजिटली डिस्प्ले होगा। उनकी आवश्यकता कितनी है, कितना टन अनाज चाहिए, गेहूं चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, फल चाहिए, भिंडी चाहिए आदि आदि जो चीज़ें चाहिए, इसको उस गाँव पर डिस्प्ले कराएंगे। जिस तरीके से भदोही की जनता कहती है कि हम सांसद तो चुनते हैं लेकिन कभी सांसद का चेहरा नहीं देख पाते हैं और कोई सांसद यहाँ पे कोई विकास नहीं किया है, उसके लिए आप क्या कहना चाहिए? ये बात सच है, मैं स्वीकार करूं तो श्यामधर मिश्र के बाद जो 1962 में सांसद हुए थे, 67 तक रहे, और आप देखेंगे कि 33 वर्ष उधर बीत गए और इधर 24 वर्ष हैं। क्या आश्चर्य की बात है कि लगभग 60 वर्ष हो जाते हैं और कोई भी सांसद अपना छाप नहीं छोड़ पाया है। और जहाँ तक वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार की बात है भाजपा की, भाजपा को तो 43 वर्षों में, जब से उसका जन्म हुआ, स्थापना हुई 1980 से, भदोही के लिए उसको कभी यहाँ की जो माताओं ने ऐसे किसी बेटे को जन्म नहीं दिया। भाजपा कहती है कि भदोही की माताओं ने ऐसे किसी बेटे को जन्म ही नहीं दिया है जो यहाँ का क्षेत्र का नेतृत्व कर सके, तो हम क्या करें, इसलिए हम लाते हैं बाहर से। तो भदोही की जनता को और माताओं को ये कहना है मेरा कि भाजपा को एक कड़ा संदेश दीजिए, भाजपा को तो बूथों पर इतना हराइए कहीं कहीं शून्य मत मिले, भाजपा का जमानत जब्त कराएं कि जिस भाजपा को भदोही के 20 लाख मतदाताओं में से भी एक भी योग्य व्यक्ति नहीं मिला, एक भी योग्य व्यक्ति नहीं मिला जिस भाजपा को, वह भदोही के लोग भाजपा को मत क्यों दें, नहीं देंगे, नहीं देना है। और जबकि देखें यहीं भदोही के लाल सूर्यावा के, उसने चंद्रयान को चंद्रमा पर पहुंचाने में 300 वैज्ञानिकों में एक है, वो प्रधानमंत्री जी से लेने पहुंच गए तुरंत, लेकिन उनका ध्यान नहीं गया कि भदोही में और भी लाल पैदा है। मैं तो अपने को कहता हूँ श्यामधर को, पूरी भाजपा पार्टी को पूरे देश में चुनौती देता हूँ, एक भी नेता उनका, एक भी, कितना मैं कर रहा हूँ, एक जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल हैं, यदि उतना त्याग तपस्या से कर सकें, कहने को करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी 11 दिन नारियल जूस पीते हैं, आप देखते हैं कितने घंटे सोते जागते हैं। हर समय उनकी इस धरती पर जो चौथा व्यक्ति सभी चीज़ें नपी तुली, क्या खाएंगे, कितना अंश खाएंगे, अंश पिएंगे आदि आदि बीच उनकी नापी तौली हुई हैं, उनको कौन सी समस्या है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो क्या आपको लग रहा है धरातल पे इसका कहीं असर है? एकदम झूठी बात है, कहाँ सबका साथ है। जात के आधार पर लोगों ने को बांट रखा है, धर्म के आधार बांट रखा है। इतना तो कभी हम लोग जात के लिए यहाँ के कुछ नेताओं को हम लोग देश दिया करते थे, उन नेताओं को
नरेंद्र मोदी जी ने बहुत पीछे छोड़ दिया है। समाज को पूरा बांट रखा है भाजपा ने, जात जात, ये यादव हैं, ये गडेरिया हैं, वो पाल हैं, ये विश्वकर्मा हैं, नाना प्रकार की जातियों को इसका अपराध है, ये दोष है, ये राष्ट्रद्रोह है। और मैं पूजनीय श्री मोहन भागवत जी सरसंघ चालक जी को संदेश दे रहा हूँ कि कृपया संघ जो दिन रात काम करता है और भाजपा को अपना बल दे रहा है, मैं स्वयं संघ का स्वयं सेवक रहा हूँ, लेकिन हमारा उद्देश्य है भारत राष्ट्र, न कि भाजपा। भाजपा बताएं ना तीसरे चौथे पायदान पर आएगी। राष्ट्र हमारे लिए, धर्म हमारे लिए, ये पहले दूसरे पायदान की चीज़ें हैं। उसके बाद कोई संगठन आएगा, उसके बाद कोई व्यक्ति आएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा ने सत्ता मोह में, अहंकार में, आत्मतुष्टि में इतना कुछ बांट दिया है, इतना पैसा झोंक दिया है। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ। प्रधानमंत्री जी इतना भ्रष्टाचार बढ़ाएं कि इतना कोई नेता नहीं कर सका है। कैसे? 16,000 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड लेना, आप बताओगे? आप ही ने अभी कानून बनाया कि एक प्रत्याशी लेक लोकसभा क्षेत्र में केवल 95 लाख रुपए व्यय कर सकता है। भाजपा कितनी सीटों पे चुनाव लड़ा रही है अपने प्रत्याशियों को? लगभग 500। तो कितना हुआ? 500 करोड़ ही चंदा लेना चाहिए, ईमानदार हो तो ना। 500 करोड़ ही लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए? तो 500 करोड़ की जगह 16,000 करोड़ किस बात के लिया? ऊंचे ऊंचे महल अटारी और कार्यालय बनाने के लिए जिलों में, मतदाताओं को पैसा बांटने के लिए। बूथ बूथ पर पैसा बांटा है। भाजपा के 3 किस्तों में बूथ बूथ के इस देश के लोगों को पैसा बांटा जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी अपराधी हैं इस बात के लिए। ये सत्य नहीं है, ये राम का राज्य नहीं है। और मैं साहस करता हूं इस बात को कहने का, क्योंकि राम और श्याम, मैं अपने को जुड़ा अनुभव कर रहा हूं। ये क्या हो रहा है हमारे देश में? त्याग के बल पर जीतो ना जनता का मन, पसीना बहाओ। क्यों आराम से लंबी लंबी गाड़ियों में 100 गाड़ियाँ क्यों दौड़ रही भाजपा की? भाई ये प्रधानमंत्री जी को नहीं पता है? अभी यहाँ रैली कोई करने वाले हैं, आप बताइए प्रधानमंत्री जी के भ्रष्टाचार नहीं है? प्रधानमंत्री अपने कार्यालय का काम छोड़ करके भारत में पूरे देश में घूम रहे हैं। क्या ये सोचने का प्रश्न नहीं? हम लोग अधिकारी थे, हमारे साथ एक अधिकारी थे, उनके पिताजी बांदा में चुनाव लड़ रहे थे प्रधानी का। वो गांव में चले गए और बैठक के कर लिया, गांव के लोगों को बोल दिया कि मेरे पिताजी को थोड़ा सहयोग कर दीजिएगा। उस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया था वर्षों। आप बताओ, व्यक्ति तो अपने घर पर, गाँव में तो कोई भी किसी से बात कर सकता है, उसमें तो कोई अपराध नहीं था। अपने गांव में तो कोई भी, जैसे जो अधिकारी भी है वो भी तो किसी को वोट देता है ना, जो चुनाव करा रहा है। तो वैसे अगर उन्होंने अपने गांव में किया था तो अपराध नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री जी खुल्लम खुल्ला, प्रधानमंत्री सबका होता है, किसी पार्टी का है बताइए? नहीं, वो तो पूरे देश के होते। तो वो किसी क्षेत्र में जाकर के, जैसे भदोही में आकर के, मैं आपको कह रहा हूं, यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भदोही में आकर के यदि ऐसी कोई अपील और रैली किया, या किसी नेता ने किया, मुख्यमंत्री ने किया, तो मैं आपको कह रहा हूं कि मैं इसे गलत मानते हुए उनके विरुद्ध में मुकदमा आरंभ करूंगा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में। क्यों? प्रधानमंत्री सबका है, किसी प्रत्याशी के पक्ष में, किसी के विपक्ष में उसको अधिकार नहीं है कानूनी। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। ये चुनाव दूषित कर रहे हैं, पूरे देश का चुनाव दूषित कर रहे हैं। अगर उनको चुनाव में समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा मास्टर हूँ, खिलाड़ी हूँ, जनता को प्रेरित कर लेता हूँ, तो प्रधानमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को। उनको भाजपा का अध्यक्ष बन जाना चाहिए और प्रचार करें, और 3 महीने बाद जीत जाए तो फिर से प्रधानमंत्री बन जाए। मेरा ये कहना, ये भ्रष्टाचार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भारत में संशोधन होने चाहिए। अगला और उदाहरण लीजिए, कमल का फूल है, जहाँ देखिए तहाँ प्रधानमंत्री जी कमल का फूल लगा के घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? प्रधानमंत्री जी का कोई चिन्ह है क्या कमल का फूल? कमल के फूल पर, कांग्रेस के पंजे पर और दूसरे पार्टियों के चिन्हों पर 1980 से लेकर के जब स्थापना हुई है, करोड़ तो बहुत कम होगा, अरबों खरबों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। कितना? अरबों खरबों रुपए। हम लोगों को क्या कहा गया है कि चुनाव चिन्ह मिलेगा 14 दिन, 2 सप्ताह के लिए केवल। आप बताइए, सोचिए, आप लोग पत्रकार बंधु हैं, फैलाएं इस बात को जनता तक। एक निर्दल प्रत्याशी 20 लाख मतदाताओं तक 14 दिन में अपना चुनाव चिन्ह, जैसे मुझे माचिस मिला है, मैं माचिस का चुनाव चिन्ह 14 दिन में 20 लाख मतदाताओं के पास कैसे पहुंचा सकता हूं? सोचिए, पहुंचा सकता हूं? कठिन काम तो कठिन है, सबसे बड़ा चैलेंज है। और मैं चुनौती देता हूं पुनः भाजपा को, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को, कि यदि उनका कोई भी तपा हुआ नेता आ जाए, आज भी और अगला भी चुनाव आएगा, और चुनाव चिन्ह छोड़ करके 14 दिन के चुनाव चिन्ह पे आ जाए, ताल ठोक करके उसको हरा देंगे। क्यों हरा देंगे? क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा, स्वामी विवेकानंद ने कहा, जो व्यक्ति एक होता है उसको सत्य को संसार स्वीकार करता है। और हम जानते हैं कि 25 वर्षों में प्रभु राम ने श्यामधर को ऐसा बनाया है और कराया है, तो किसी बड़ी योजना के लिए कराया है। इसलिए मैं भदोही वालों से यह कहता हूँ कि मेरे भाइयों, मेरी माताओं, बहनों और सभी साथियों, जो चुनाव में वोट देंगे, जो वोट देने की अवस्था में नहीं हैं या जो कहीं बाहर हैं, आप सभी लोग एक हो जाओ। ये चुनाव श्यामधर के केवल सांसद बनने का विषय ही नहीं है,
ये चुनाव भारत को मुक्ति देने, भारत की जनता को जो पराधीन है, जिसको स्वाधीनता नहीं प्राप्त है, तहसीलों, थानों, कचहरियों, कार्यालयों में शोषण होता है, रोते हैं लोग, रोते हैं। मेरे पास फ़ोन आता है, मैं जिस विभाग का अधिकारी नहीं था तब भी लोगों का फ़ोन आता था कि कुछ शायद हम कुछ सिखाएंगे, बताएंगे, प्रयास करेंगे। 70 वर्ष का व्यक्ति कहता है क्या मैं ऐसे चला जाऊंगा संसार से, हमको न्याय नहीं मिलेगा। आँख में आंसू आते हैं। यदि प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, मंत्री को, किसी को शौक़ है, रुचि है किसी पद पर रहने की, तो उसे मानना होगा आने वाले भारत में कि उसकी नींद उड़ जानी चाहिए। उसको पता होना चाहिए। जिस प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को ये नहीं पता है कि हमारे कार्यालय में भ्रष्टाचार है कि नहीं, जीरो टॉलरेंस बोलते हैं ना। मैंने तो मुख्यमंत्री जी को जीरो टॉलरेंस, मैं था उनके साथ, उनके विभाग में था, लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि कहाँ बोलते हैं जीरो टॉलरेंस है, जहाँ कहें वहाँ भ्रष्टाचार दिखाऊं, प्रतिदिन दिखाऊं। गोरखपुर में भ्रष्टाचार है, मैंने अपने वीडियो में कहा है। अपने किसी अपरिचित को, वो तो चलेंगे तो लोग बनावटी व्यवहार करेंगे, किसी अपरिचित को भेज के दिखा दें भारत में भ्रष्टाचार है, भारत में भ्रष्टाचार है, भारत में भ्रष्टाचार है, हर कार्यालय में लगभग भ्रष्टाचार है। इसको समाप्त करना है, समाप्त करना है, समाप्त करना है। हमारे देश को स्वाधीनता प्राप्त है, नागरिकों को नहीं प्राप्त, इसे प्राप्त करना है। और 15 अगस्त 2047 तक सभी नागरिकों के समान अवसर होना चाहिए। अभी जैसे प्रधानमंत्री जी ने छाती पीट के कहा मैं जब तक हूँ ओबीसी का आरक्षण रहेगा, ये कितनी गलत बात है। किसी व्यक्ति के जीवन की कितनी गारंटी है, कितना बड़ा अहंकार है। आप होते कौन हो? ये आपके पिताजी की तो नहीं है ना। आप कैसे कहोगे भाई देश की जनता जो तय करेगी। हम ये कहते हैं, हम सरकारी सेवा में रहे हैं, मैं जानता हूं कितना दुरुपयोग हो रहा है। जिनके परदादा दादा सरकारी सेवा में थे, फिर उनके बेटे हुए, वो स्वयं हुए, अब उनके बेटे हैं। एक के घर में 6 लोग हैं तो 4 लोग सरकारी सेवा में अधिकारी हैं। उनको कौन हड़प रहा है? उनका हिस्सा हड़प रहा है उसी वर्ग का आगे बढ़ गया व्यक्ति, वो चाहे पिछड़ा हो चाहे दलित हो। मैं आवाज़ उठाता हूँ उन पिछड़ों दलितों के हक में कि जिनको सरकारी सेवाओं में, राजनीति में, शिक्षा में कभी आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, और जिनको मिला है उनको रोका जाए। 75 वर्षों से वो उसका गलत उपयोग कर रहे हैं बार बार। और इतने बड़े संसाधन को आप बताइए, जिस किसी गांव में एक बार 5 किलो राशन मिल जाता है, दोबारा क्या मिलता है क्या? कोई व्यक्ति लाइन में लग जाए तो नहीं मिलता है। 5 किलो का राशन 100 रुपये का नहीं मिलेगा, लेकिन करोड़ों रुपए की नौकरी पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती रहेगी। कोई एक व्यक्ति एक बार सांसद बनेगा, मंत्री बनेगा, फिर भी वो पिछड़ा है, फिर भी वो दलित है, और प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं ओबीसी हूँ। मुझे लज्जा आती है कि भारत का प्रधानमंत्री कहे इतनी सुविधाओं के साथ, इतनी सेना, इतने साधन, और वो कहे कि मैं पिछड़ा हूँ। तो मैं इससे अपनी असहमति व्यक्त करता हूँ। गलत बात है, झूठ बोलते हैं, भ्रष्ट आचरण है, नहीं होना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री भी 18 महीने के कार्यकाल में अमर होकर के गए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भी एक सांसद को नहीं खरीदा, चाहते तो खरीद सकते थे कि नहीं? उन्होंने अपनी सरकार को गिरने दिया। और लोग भाजपा के ही कहते कि हम लोगों ने वाजपेयी जी से सबक सीखा। क्या सबक सीखो? कुछ नहीं सीखो, खाक। सबक तो ये सीखना था कि जो भगवान राम ने अवसर दिया था भाजपा को, इस बार भ्रष्टाचारियों को पार्टी में शामिल करके 400 पार करने की बजाय 300 ही रहते, और 100 ईमानदार अधिकारियों को, कर्मचारियों को, नेताओं को, नागरिकों को, किसानों को, तपस्वी लोगों को, ऐसे लोगों को लाके भरते पार्टी में, 20% आते तो ये भ्रष्टाचार धीरे धीरे दूर होता। यदि भाजपा अपना भ्रष्टाचार दूर नहीं करती, अपनी सत्ता लोलुपता को दूर नहीं करती, अपनी पार्टी में एक व्यवस्था नहीं लाती, व्यक्ति केंद्रिता रखती है, तो भाजपा अपने शीर्ष पर पतन की ओर जाएगी। भाजपा वो काम नहीं कर पाएगी। उस काम को, राष्ट्र का, भारत को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग 21 जुलाई 2024 आषाढ़ गुरु पूर्णिमा को इसी परिसर में काशी प्रयाग के मध्य के लोगों को आमंत्रित करेंगे और आर्यावर्त सत्यमेव जयते नाम का दल गठित करेंगे, जो भारत को, भारत के लोगों को 15 अगस्त 2047 तक इन लक्ष्यों की प्राप्ति कराएगा, ये न्याय दिलाएगा। ऐसा अपना संकल्प है। उसी बात को देश के सामने रखने के लिए हमको संसद में पहुंचने की आवश्यकता है। प्रभु की इच्छा होगी, भदोही के लोगों को अपनी भूमिका निभानी है तो ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं, मैं आवाज़ दे रहा हूँ, चला जाऊँगा। मुझे जितनी पेंशन मिलती है वो भी मेरी आवश्यकता से पर्याप्त है। अधिकांश उसमें मैं समाज में लगा देता हूँ। मेरे लिए तो मेरी आवश्यकता पर्याप्त है। मेरा भी 1000 रुपये से अधिक नहीं है दैनिक का। तो ऐसे में मेरा अनुरोध है कि आप सभी भाई, भदोही के सभी लोग, जहाँ तक आप पहुँच सकें, एक ही काम करें कि राजा नंगा है, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो जो गलत है। चूँकि हमने प्रधानमंत्री मोदी जी की आलोचना किया है, उनके कार्यों की मैं थोड़ी उनकी प्रशंसा भी करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने अन्य नेताओं की तुलना में जिस प्रकार का एक राष्ट्र की भावना को जगाने का कार्य किया, वो प्रशंसनीय है उन्होंने। और जिस बात की मैं सबसे अधिक प्रशंसा करूंगा, क्योंकि राष्ट्रवाद तो प्रधानमंत्री जी से अधिक लाल बहादुर शास्त्री ने जगाया था। उस समय पाकिस्तान को हरा करके लाहौर जीत लिया था। उतनी बड़ी उपलब्धि नहीं है अभी किसी भी प्रधानमंत्री की। और दूसरा काम किया था इंदिरा गांधी जी ने, मैं उनकी भी प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान को 2 टुकड़े में करके भारत के संकट को कम किया था।
उतनी भी बड़ी उपलब्धि नहीं है। उससे बड़ी चीज़ वाजपेयी जी की थी, जिन्होंने कारगिल पर पाकिस्तान को परास्त करके सबक सिखाया था। और चौथे क्रम पर प्रधानमंत्री जी का भी कार्य आएगा। सर्जिकल स्ट्राइक तो एक दिन का कार्य है। तो कहने का विषय है कि करोड़ों लोग भारत में काम कर रहे हैं, हम आप दिन रात काम कर रहे हैं, कर्ज उठा रहे हैं, प्रतिभाएं बढ़ रही, पढ़ रहे हैं, तो परिवर्तन है। इसका श्रेय प्रधानमंत्री जी को स्वयं नहीं लेना चाहिए। कोई अच्छा खिलाड़ी हो, कोई अच्छा वैज्ञानिक हो, तुरंत बुला के फोटो खिंचाते हैं, उसका पूरा श्रेय लेना चाहते हैं। यह गलत बात है। ये व्यक्ति जो निष्प्रिय नहीं है, इससे देश नहीं बढ़ता। आपको पीछे रहना होगा। एक लास्ट सवाल सर, आप भदोही की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं भदोही की जनता को प्रणाम करता हूं और अनुरोध करता हूं कि श्यामधर ने 25 वर्ष सत्य की तपस्या किया है। आगे जो मेरे जीवन का 10-20 वर्ष शेष है, जो नागरिक पराधीन है, वो मुझे स्वीकार नहीं है। उनकी मुक्ति और समृद्धि के लिए काम करना चाहता हूं। मैं एक व्यक्ति मात्र हूं। अभी आप मुझे कम से कम इतना अधिकार दें, अवसर दें, जो भी सत्तारूढ़ सरकार हो उसके समक्ष मैं आपका सबसे पहले और उसके बाद भारत का पक्ष रख सकूं, संतुलित कर सकूं। मैं आपको वचन देता हूं, जो भी सरकार होगी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार होगी, यदि एक सांसद से कम उनकी सरकार बिगड़ रही होगी तो मैं खड़ा होऊंगा, उनकी सरकार को बनवाऊंगा। यदि कोई दूसरी सरकार होगी तो उसको भी मैं रचनात्मक सहयोग दूंगा। हमारे जो महान नेता हुए हैं, चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे लोहिया जी हों, चाहे उनके बाद के वाजपेयी जो अन्य लोग हों, उन सभी की परंपरा से सीख रहा हूं। मैं सहयोग दूंगा, रचना में सहभागी बनूंगा। मुझे संसद पहुंचने पर ही ये सब बातें कहने करने का अवसर मिलेगा। यही मैं आपसे अवसर चाहता हूं, आशीर्वाद मांगता हूं। 25 मई को माचिस पर अपना बटन दबा करके भदोही के बेटे श्यामधर तिवारी को संसद में खड़ा करें। और मैंने लिखित अपने बातें कह रखा है, उनके लिए हमको पकड़ें। मैं 30 दिन में 15 दिन 11 विकासखंड और 4 तहसीलों में 8 घंटे आपकी नौकरी वैसे ही करूंगा जैसा मैं 25 वर्षों से करता आया हूं। उसके इतर 15 दिनों में चाहे संसद हो और चाहे और इतर क्षेत्र गाँव हो, वहाँ काम करूंगा। नई रचना दिखाऊंगा, ऋषियों के देश को, भारत को जगाऊंगा, वैसा बनाऊंगा। भदोही को भारत के लिए एक उदाहरण बनाऊंगा। इसके लिए मुझे बार बार अनुरोध है कि आप सभी लोग, मैं न पहुँच पाया हूँ तो पहुँच जाऊँगा, हारूंगा जीतूंगा, कुछ भी करूंगा, भदोही के बीच रहूंगा। जब तक संन्यास नहीं लूँगा, मैं ये वचन देता हूँ, ये रिकॉर्ड में रखा जा सकता है कि तन मन और जो मेरे पास धन है, मैंने अपना वेतन और अपनी पेंशन को बेच के 27 लाख निकाला है, उसको भी उसमें जोड़ करके ये मैं 1 वर्ष से लगभग 1 करोड़ के भीतर व्यय कर रहा हूँ। हमने अपने दिल्ली के एक मित्र को छोड़ करके और किसी से कोई आर्थिक सहयोग नहीं प्राप्त किया है और न मैं मांगूंगा। मुझे लगता है कि मैं ये कर ले जाऊंगा। यदि कहीं लगता है कि मैं कम हूँ कहीं किसी चीज़ में, अपना ज्ञान दें, अनुभव दें, 10 रुपये 100 रुपये जो बने वो सहयोग दें। भारत में एक नया उदाहरण बनाना है। हारना जीतना श्यामधर का बहुत छोटी बात है। अटल बिहारी वाजपेयी हार गए थे, उनसे भी पहले भीमराव अम्बेडकर जी 2 बार चुनाव हार गए थे। मैं इसकी चिंता नहीं करूँगा। श्यामधर हारेगा तो भदोही हारेगा, भारत हारेगा। श्यामधर जीतेगा तो भदोही पहले जीतेगा, उसके बाद भारत जीतेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। जैसे कि सुना ये थे हमारे साथ में श्यामधर तिवारी जी, जो कि 78 लोकसभा भदोही से निर्दलीय प्रत्याशी है। कहीं ना कहीं इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक भ्रष्टाचारी पार्टी है। जैसे कि सबका साथ सबका विकास का जो नारा देती है, वो सिर्फ सबका साथ अपना विकास का ये नारा है उनका। जैसा इनका कहना है, कहीं ना कहीं इनका पूरा तन मन धन और पूरी तरीके से भदोही की जनता के लिए समर्पित है। ये चुनाव जीतते हैं चाहे हारते हैं, ये पूरी तरीके से निस्वार्थ भाव से भदोही की जनता की सेवा करेंगे। कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ मैं बीके यादव, प्रथम न्याय, प्रयागराज।